हेलो दोस्तों, मैं अशोक जांगीड़ स्वागत करता हूं आप सभी का। बात कुछ यूं शुरू करता हूं मैं आज की कि जब देश के युवाओं को रोजगार के सूरज की रोशनी नहीं मिलती है तो उनका हुनर कुंद पड़ने लग जाता है, उनकी आशाएं जो है निराशाओं में तब्दील होने लग जाती है। और जैसे जैसे वो वक्त की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, अर्थात वो बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, निराशा उन्हें घेर लेती है और फिर वो कई बार कुछ ऐसा कदम उठा बैठते हैं जिसकी हम कल्पना करने से भी घबरा जाते हैं। दोस्तों जी हाँ, आज मैं देश के उन 3 करोड़ युवाओं की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए कभी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षाएं देते हैं। सरकार ने अब इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है और इनकी जगह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात CET कराने का बहुत ही अहम फैसला लिया है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के करोड़ों युवा इसी सपने के साथ बड़े होते हैं कि एक न एक दिन वो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन आज के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और ये पहले से काफी आसान हो जाएगा। जी हाँ, बहुत आसान होने वाला है तरीका। इसलिए आज हम सबसे पहले सरकारी नौकरियों की ही बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, तो इसी क्रम में जो नई व्यवस्था जो अब लागू होने वाली है मैं उसकी बात करने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने लिखा है CET, जी हां दोस्तों CET, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है NRA। ठीक है, इनके बारे में जाने सब कुछ। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आज सभी सवालों के आंसर जो हैं मैं अशोक जांगीड़ आज के सेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों देखेंगे तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, और जैसा कि मैंने स्क्रीन पे यहां पे लिखा है कि एसएससी प्लस IBPS प्लस रेलवे की एक ही परीक्षा होगी। ठीक है, 1 फॉर्म, 1 टाइम फी, 1 एग्जाम। जी हां, एक ही बार फॉर्म भरना है, एक ही बार आपकी फी लगनी है, सिर्फ एक एग्जाम होना है। पहले क्या होता था? जी हां, पहले क्या होता था, पहले इसकी बात करूंगा, फिर अब क्या होगा इसकी बात करूंगा, फिर वो सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं मैं एक एक करके उन सवालों को आपके सामने ला करके खड़ा करूंगा और उनका नंगा सच आपके सामने लेकर के आऊंगा। दोस्तों तो चलता हूं मैं अशोक जांगीड़ कि पहले आपको बताता हूं कि पहले हमारा पैटर्न क्या था। पहले दोस्तों क्या था कि हमारे देश में 20 एजेंसीज थी। क्या थी? 20 एजेंसीज थी जो भर्तियां करवाती थी, जो अलग अलग तरह के एग्जाम्स करवाती थी। मसलन आपका जैसे एसएससी है, आपका IBPS है, एसएससी का मतलब एसएससी है, आपका IBPS है, आपका RRB अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। इनकी जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती थी अलग अलग होती थी। प्राय इनमें होता क्या है, ये जो 3 मोटे मोटे एग्जाम है जिनसे संबंधित CET है, SSC, आपका IBPS और रेलवे अर्थात RRB, इनके लिए आप क्या करते थे? पहले एक टेस्ट देते थे, प्री टेस्ट होता था, फिर इनके लिए एक मेन टेस्ट होता था, फिर आप एक इंटरव्यू फेस करते थे। जी हां दोस्तों, ऐसा ही होता था। ऐसा IBPS के लिए भी होता था। ठीक है, यहां पर भी आपको मेन के बाद में एक इंटरव्यू जो है उसको फेस करना पड़ता था। यहां पर भी प्री होता था, RRB मेन एग्जाम होता था, उसके बाद में आपको एक इंटरव्यू फेस करना होता था। अब आप मोटे तौर पर समझिए आपको करना क्या होता था। पहले एसएससी का मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एसएससी की एक प्री एग्जाम देते हैं अर्थात स्क्रीनिंग टेस्ट होता था। फिर आप क्या करते हैं, इसके लिए एक मेन एग्जाम देते हैं। ये क्या होता? एक मेन एग्जाम होता। मेन एग्जाम के बाद में फिर आप क्या करते, एक इंटरव्यू फेस करते, और इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाता देन आफ्टर फिर आपको जॉब ऑफर होता था। ठीक है, आप समझ गए कि पहले हम इस प्रोसेस से गुजरा करते थे। किन किन के लिए? एसएससी के लिए भी ये प्रोसेस था। ठीक है, और आपका IBPS अर्थात, ठीक है, यहां पर भी इंटरव्यू होता था, और RRB के लिए भी यही होता था, प्री, मेन तथा इंटरव्यू।
ठीक है, प्री, मेन तथा इंटरव्यू, ये पहले प्रोसेस हुआ करती थी। समझ गए? अब इस प्रोसेस को खत्म किया गया है। अब इन तीनों एग्जाम्स के लिए, जी हां, अब इन तीनों एग्जाम्स के लिए क्या कर दिया गया है, सिर्फ एक प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सिर्फ एक प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। किस तरह से? इस तरह से, देखिएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर आपका NRA क्या है, आपका CET क्या है, यह भी आपका क्लियर होगा। और अब एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होगा, यह सब सारी बातें मैं अशोक जहांगीर आपके सामने अभी क्लियर करने वाला हूं अगले चंद मिनट्स में। तो देखते रहिए, साथ बने रहिए। तो पहले तो आप यह समझिए कि NRA क्या है। जी हां, NRA क्या है? NRA एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है। अर्थात यह तो एक भर्ती करवाने वाली एक संस्था है जो क्या करेगी, भर्ती करवाने के लिए आपसे एक टेस्ट लेगी। क्या लेगी? एक टेस्ट लेगी। और उस टेस्ट का नाम क्या होगा? CET, अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात साझा पात्रता परीक्षा। जी हां, साझा पात्रता परीक्षा, इसका नाम क्या रहेगा? कॉमन, अर्थात साझा एलिजिबिलिटी अर्थात पात्रता टेस्ट अर्थात परीक्षा। तो ये इसका नाम रहेगा। ठीक है, अब ये टेस्ट किस किस के लिए काम में आने वाला है? ये जो टेस्ट होगा, ठीक है, इसके जरिए आप SSC का मेन एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके जरिए आप IBPS अर्थात इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस, ठीक है, इनका भी आप एग्जाम दे सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, अर्थात RRB, इनके लिए भी आप एग्जाम मुख्य परीक्षा का दे सकते हैं। प्रोसेस देखिए वही है। एक बार पीछे वापस आपको लेकर के चलता हूं। पहले क्या होता था, हर एग्जाम के लिए एक अलग से प्री टेस्ट होता था। अब क्या होगा, SSC, IBPS तथा RRB, इन तीनों के लिए एक ही प्री टेस्ट कर दिया गया, स्क्रीनिंग टेस्ट कर दिया गया है, प्रीलिम एग्जाम कर दिया गया है। और उस एग्जाम का नाम क्या दिया गया है? साझा पात्रता परीक्षा अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आपने टेस्ट दे दिया। अब आप चाहते हैं इसके बाद में, मान लीजिए SSC की भर्ती निकली है, तो आप उस जो CET आपने जो टेस्ट दिया है उसके स्कोर के आधार पे आप SSC की मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। अब प्री परीक्षा नहीं होगी उसकी। ठीक है, RRB का निकला है, IBPS का निकला है, तो आप उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं? मेन परीक्षा दे सकते हैं, मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिर मेन एग्जाम के बाद में क्या होगा, उसको यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू होगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है दोस्तों, तो क्या रहा, देखिए वापस देखते हैं इधर। NRA क्या है? एक भर्ती करवाने वाली एजेंसी है। पहले कितनी एजेंसियां हुआ करती थी? लगभग 20 के लगभग एजेंसियां हुआ करती थी। इसी तरह से जैसे आपकी UGC का एग्जाम होता है तो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको कंडक्ट करवाती है। ठीक है, NTA वो भी क्या, एक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाने वाली एक संस्था है। उसी प्रकार से NRA क्या है? एक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाने वाली संस्था है जो फिलहाल किसका आयोजन करेगी? CET का आयोजन करेगी, अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? एक प्री टेस्ट है। क्या है? एक प्री टेस्ट है। किसके लिए ये प्री टेस्ट? किसके लिए है? ये SSC के लिए है। किसके लिए? IBPS के लिए है। और किसके लिए है? RRB के लिए है। तो SSC, IBPS, RRB के अब प्री टेस्ट नहीं होंगे, केवल एक ही टेस्ट होगा प्री टेस्ट के रूप में, CET। और इसके आधार पे आप इन तीनों में बैठ सकते हैं, इसके स्कोर के आधार पे। फिर क्या होगा, इन्हें क्लियर करेंगे। इन्हें क्लियर करने के बाद में फिर आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। और जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, देन आफ्टर फिर आपको जॉब ऑफर होगी। तो मेरे ख्याल में आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। ठीक है, तो पुरानी प्रक्रिया क्या थी, नई प्रक्रिया क्या है, इन दोनों के बारे में अभी अपन ने फिलहाल बात करी है।
तो अब इसके फायदे नुकसान क्या हैं, किस तरह से इसमें और परिवर्तन होंगे, इनकी अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब पहले जैसे 3 परीक्षा होती थी, एसएससी की, बैंक की और आरआरबी रेलवे की, तो उन तीनों के लिए प्री एग्जाम्स होते थे। उनके लिए हमें अलग अलग आवेदन पत्र भरने पड़ते थे, अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था, आवेदन करना पड़ता था। अब हमें ऐसा नहीं करना होगा। तो अब क्या होगा, सिर्फ एक ही आवेदन करना होगा। किसके लिए? सीईटी के लिए, अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन करना होगा और किसी के लिए भी आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अलग अलग आवेदन पत्र नहीं देने होंगे। सबसे बड़ी खबर आ रही है आपके सामने कि अलग अलग आवेदन पत्र अब नहीं देने होंगे। तो क्या होगा, अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए, जी हां, किस में बैठने के लिए? मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होगी। इससे पहले इन विभागों के लिए क्या होता था, 3 चरण में परीक्षाएं देनी होती थी। जैसा कि अभी मैं आपको पहले बता रहा था, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद में मुख्य परीक्षा होती थी और आखिर में इंटरव्यू के जरिए किसी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। प्री होता था, मेन होता था, इंटरव्यू होता था, अलग अलग परीक्षा के लिए होता था। अभी क्या होगा, इन 3 परीक्षाओं के लिए जो प्री परीक्षा है वो एक ही कर दी गई है। समझ गए आप? प्री के लिए एक ही कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपने को पता चलेगा कि ये जो नई व्यवस्था है, इसके तहत अब इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी, बल्कि इन तीनों के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम सीईटी नाम से जानते हैं, यानी सीईटी का आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा? सीईटी का आयोजन होगा। पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग आवेदन पत्र और अलग परीक्षा केंद्र होते थे। ध्यान दीजिएगा, अलग परीक्षा, अलग आवेदन पत्र और परीक्षा केंद्र भी क्या होता था? अलग होता था। अब परीक्षा कितनी है? 3। प्री परीक्षा कितनी होगी? 1। फॉर्म कितना भरा जाएगा? 1। फीस कितनी बार लगेगी? 1। परीक्षा केंद्र कितना होगा? 1। उस परीक्षा को पास करने के बाद कितनी परीक्षा में बैठ सकते हो? 3 में। फायदा समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? फायदा समझ में आ रहा है? कितनी परीक्षा में बैठ पाओगे? 3 में बैठ पाओगे। सिर्फ एग्जाम 1 और परीक्षा 3। गॉट इट? समझ गए? तो चलते हैं वापस। देखिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही आवेदन पत्र से काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है। नॉट टू वाइज, बुद्धिमान को इशारा ही काफी है। तो मेरे सारे युवा साथियों, सारे बुद्धिमान साथियों, इशारा मैंने कर दिया है। बात समझ में आपकी आई गई है कि नौकरी पाना अब आसान काम हो गया है। बहानेबाजी छोड़ देनी है, किताबों से मशक्कत कर लेनी है। चंद किताबें हैं, पढ़नी है, वो आपका भाग्य तकदीर बदलने वाली है। तो क्यों नहीं हम उनको पढ़ डालेंगे? बिल्कुल पढ़ डालेंगे। ठीक है, जरूर अपना सपना पूरा करेंगे। चलिए आगे देखते क्या होता है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट ने पहले के उलझे हुए सिस्टम को अब समाप्त कर दिया है। पहले सिस्टम थोड़ा उलझा हुआ था, कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे मैंने बताया किस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, कैबिनेट की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यानी सीईटी का आयोजन कौन करवाएगा? एनआरए करवाएगा। फिलहाल कितनी परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा? ठीक है, 3 परीक्षाओं के लिए एक टेस्ट का आयोजन करवाएगा। लेकिन आगे विचार यह है कि और भी कई सारी परीक्षाएं हैं जिनको इसके दायरे में लेकर के आया जा सकता है। अर्थात सीईटी का जो स्कोर है फिलहाल 3 एग्जाम्स के लिए काम में आने वाला है, लेकिन आगे चल करके यह और भी एग्जाम्स के लिए काम में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ, इंपॉर्टेंट बात है। तो देश में फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां हैं। कितनी हैं? 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं। ध्यान दें, कितनी एजेंसियां हैं? 20 अलग अलग परीक्षाएं करवाती हैं। अभी एनआरए आया है,
ठीक है, एक परीक्षा करवा रही है कितने एग्जाम्स के लिए? 3 के लिए। तो आगे चल करके क्या हो सकता है कि एनआरए जो सीईटी का आयोजन करवा रहा है 3 परीक्षाओं के लिए करवा रहा है, हो सकता है 3 की जाए परीक्षा 4 हो जाए, 5 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए। समझ आ रही है ना बात आपको? तो सीईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको गंभीरता से लीजिए और इसके प्रति सजग हो जाइए। तो लेकिन अब एनआरए के गठन के बाद वर्ष 2021 से, ध्यान देंगे, वर्ष 2021 से, 2020 से नहीं, बल्कि कब से? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कब से लागू हो रहा है? 2021 से। तो वर्ष 2021 से बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षा, प्री नहीं, प्री इनके लिए समाप्त हो गई, इनके लिए प्री एक ही है, सीईटी की मुख्य परीक्षा में चयन के लिए एक ही परीक्षा पास करनी होगी। बाकी विभागों की परीक्षाओं को भी जल्द ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि बाकी विभागों की परीक्षाओं को भी जल्द ही इस टेस्ट सीईटी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और इंपॉर्टेंट पहलू इसके आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र, ठीक है, फिलहाल 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तक 2 भाषाओं में प्रश्न पत्र होते थे, उनमें भी प्राय हिंदी और इंग्लिश को स्थान मिलता था। अभी 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र आएंगे, यानी अब जो कैंडिडेट्स हैं वो 12 भाषाओं में अपनी भाषा चूज करके उसमें क्या दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद में इन 12 भाषाओं को बढ़ाया जाएगा और हमारी जो 22 आधिकारिक जो ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस में ये टेस्ट जो है आयोजित बाद में करवाया जाएगा। फिलहाल कितनी भाषाओं में होगा? 12 भाषाओं में। अभी तक कितनी भाषाओं में होता था? 2 भाषाओं में होता था, हिंदी और इंग्लिश प्राय इसमें होते थे। तो देखते हैं इसमें, इससे फायदा यह होगा कि सीईटी की परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार यह फैसला कर सकता है कि उसे सबसे पहले बैंकिंग की मुख्य परीक्षा देनी है या फिर रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षा देनी है। सीईटी में हासिल किए गए अंकों यानी मार्क्स की वैधता 3 साल तक की होगी। सीईटी में जो आप मार्क्स लेकर के आते हैं वो कितने साल तक मान्य रहेंगे? 3 साल तक रहेंगे। यानी अगर कोई युवा चाहे तो इन्हीं नंबर्स के आधार पर पहले साल में रेलवे, दूसरे साल में बैंकिंग और तीसरे साल में एसएससी की परीक्षा दे सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये सिर्फ हम आपको सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहे हैं। इनका क्रम कोई सा भी हो सकता है और हो सकता है एक साथ आ जाए तो एक साथ भी अप्लाई कर सकता है उनमें। ठीक है, तो ये हम आपको सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। 3 वर्षों के दौरान ये परीक्षाएं देने का क्रम कुछ भी हो सकता है और ये उम्मीदवार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो पहले कौन सी मुख्य परीक्षा देना चाहता है। ठीक है, सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों के लिए बाकी की प्रवेश परीक्षाएं भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से आयोजित करवाया जाए। यह अभी मैंने आपको पहले बता ही दिया था इसके बारे में। ठीक है, 1 वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन होगा। गौर करने वाली बात है कि साल में 2 बार सीईटी का आयोजन नियमित रूप से होगा। ऐसा नहीं कि जॉब्स आएंगी तो ही होगा, नहीं जी। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इनकी परीक्षाएं आगे हो ना हो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सीईटी का आयोजन साल में 2 बार जरूर किया जाएगा। समझ गए आप इस बात को? और सीईटी का आयोजन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, मान लीजिए आपने सीईटी का एग्जाम दिया, आपका स्कोर रहा 70%, आपको लगता है थोड़ा कम है यार, मुझे बढ़ाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप वापस दे दो। ठीक है, अब की बार आपके आगे 80%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो ज्यादा मार्क्स हैं उन्हीं को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 70 आए थे और अब की बार आपने एग्जाम दिया, आपके आगे 60। ठीक है, तब भी 70 वाले को, अर्थात जो हाईएस्ट है उसी को मान्य किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक बार ढंग से शानदार तरीके से एफर्ट करना है, बहुत अच्छे से प्रयास करना है। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने एक बार। ठीक है, कितनी बार? साल में कितनी बार होगा? 2 बार होगा।
और किस किस लेवल पे होगा? 10th लेवल पे होगा, 12th लेवल पर होगा और ग्रेजुएशन लेवल पर होगा। तो कितने लेवल हो गए? 3। और एग्जाम कितनी बार होना है? 2 बार, यानी तीनों के 2 बार, यानी 6 एग्जाम। साल में कितने एग्जाम हो जाएंगे? 6 एग्जाम हो जाएंगे। तो चलिए इधर देखते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी एक वर्ष में, कितने वर्ष में? 1 वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन करेगी। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव सवालों वाले प्रश्न पत्र होंगे। इन परीक्षाओं में अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही प्रश्न पूछे जाते थे और यह भाषाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी ही हुआ करती थी, लेकिन अब छात्रों को 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया गया है। जी हां, कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में विकल्प मिलेगा। भविष्य में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में कराया जाएगा, यानी उम्मीदवार जल्द ही अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी परीक्षा दे पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि फिलहाल 2 भाषाओं में होते हैं, 2021 से कितनी में होंगे? 12 भाषा में होने लग जाएंगे। उसके बाद में फिर इसमें और सुधार किया जाएगा और 22 जो आधिकारिक भाषाएं हैं, अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें इस टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा। 3 प्रारंभिक परीक्षाएं कौन सी? रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस के लिए एक ही आवेदन करना होगा, एक ही शुल्क देना होगा, एक ही आवेदन, एक ही बार शुल्क और एक ही बार एग्जाम, एक फॉर्म, एक फीस और एक एग्जाम। समझ गए? लेकिन परीक्षा कितने के लिए एलिजिबल हो गए आप? 3 के लिए हो गए, यानी इससे पैसा और समय तो आपका बचेगा ही बचेगा और अलग अलग परीक्षाओं के तनाव से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अरे यार, रेलवे की परीक्षा आगे बड़ा परेशान हो गया, मैं तो तैयारी कर रहा हूं। फिर अरे यार एसएससी की है, उससे 1 महीने बाद में एसएससी की है और 2 महीने बाद में उसकी आईबीपीएस की। यार क्या करूं यार, बड़ा टेंशन में, बड़ा तनावग्रस्त। अरे यार कुछ नहीं, ऐसा सब सारे टेंशन भूल जाओ, झंडुबाम लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? सीईटी की तैयारी करने की जरूरत है। समझ गए? तो आ जाइए, आगे चलते देखते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई है, इस प्रोसेस को कुछ सवालों के माध्यम से अपन जान लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा प्रयास किया कि कुछ सवाल तैयार किए हैं और उन सवालों का जवाब जो है वो यहां पर रखा है। तो ये सवाल एक्चुअली में मेरे नहीं हैं, ये सवाल एक्चुअली में आपके हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे सीईटी और एनआरए के बारे में। तो यहां पर प्रश्न है और उन प्रश्नों का जवाब है मेरी तरफ से। तो जान लेते हैं इस पूरी प्रोसेस को प्रश्नों और उनके उत्तर के माध्यम से। तो देखिएगा, तो अब आप इस पूरी प्रक्रिया को सवालों और उनके आसान जवाबों के रूप में समझिए। तो पहला सवाल है कि आखिर सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सीईटी है क्या? तो जवाब सुनिएगा कि यह केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है। जी हां, प्रारंभिक परीक्षा है जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है। सीईटी क्या है? एक प्रीलिम एग्जाम है, ठीक है? अर्थात ऐसा मत समझिएगा कि आपने एक एग्जाम दिया और इसके बूते आपकी जॉब लग गई, नहीं। ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद में आपको मेंस की परीक्षा देनी होगी, फिर इंटरव्यू फेस करना होगा, फिर जॉब मिलेगा। हां, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पे ये ग्रुप बी एंड सी टाइप की जो जॉब्स है उनके लिए हैं, अर्थात जो अराजपत्रित जो जॉब्स हैं उनके लिए है ये, ठीक है? आगे दूसरा सवाल कि यह परीक्षा कौन दे सकता है? तो जवाब सुनिएगा कि ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में, ध्यान दें, ऑनलाइन होगी परीक्षा। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होगी, इसलिए पदों के हिसाब से ही अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। लेवल अलग होगा, 10th लेवल का जो प्रश्न पत्र आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रश्न पत्र आएगा, उसके लेवल में अंतर होगा भाई, ठीक है? ये तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है? 10th लेवल
10th का एग्जाम दे करके भी आप इस लेवल के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ जॉब्स हैं जहां पर जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो 10th लेवल ही होती है, कुछ के लिए ग्रेजुएशन होती है, कुछ के लिए 12th ही होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, प्रश्न पत्र का लेवल भी होगा। ये इतना आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है कि सीईटी के माध्यम से किन विभागों में नौकरी मिल सकती है। जी हां, सीईटी के माध्यम से किन किन डिपार्टमेंट्स में नौकरी मिल सकती है। तो फिलहाल शब्द पे गौर कीजिएगा, फिलहाल सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी, दूसरा रेलवे और तीसरा बैंकिंग जिसको अपन आईबीपीएस नाम से जानते हैं, के लिए ही ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। लेकिन ध्यान रखें, यह सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है, इसे पास करने के बाद आपको इन सभी विभागों की मुख्य परीक्षाओं को भी पास करना होगा और इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा, तभी आपकी नियुक्ति किसी पद पर हो पाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। आगे चौथा सवाल आपके सामने है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी का फायदा क्या है। जी हां, फायदे की बात तो बिल्कुल करनी चाहिए अपने को कि भैया सीईटी का फायदा है क्या। ठीक है, तो देखते हैं कि अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों के पैसे बचेंगे। अरे भाई सीधी सी बात है, आपको समझ में नहीं आ रही क्या? पहले क्या हो रहा था, पहले आप एसएससी की अलग तैयारी करते थे प्री की, बैंकिंग की प्री की अलग से तैयारी करते थे, रेलवे की प्री की अलग से तैयारी करते थे। तो 3-3 एग्जाम देते थे। ठीक है, 3-3 फॉर्म भरते थे, 3-3 फॉर्म भरते थे, 3-3 अलग अलग जगह फीस लगती थी, 3-3 अलग अलग जगह सेंटर्स आते थे। ठीक है, पहले दिन बोरिया बिस्तर बांधते थे, घर वालों से पैसे लेते थे, लाइए पैसे दीजिए, वहां जाते थे, होटल में रुकते थे, खर्चा होता था, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम में अपीयर होते थे। कितनी परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? बताइए, होती थी। तो अब वो परेशानी होगी क्या? नहीं ना। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए, जी हां, यही तो कह रहे हैं कि अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों के क्या बचेंगे? पैसे बचेंगे। पहली चीज, पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म्स भरते थे, अलग अलग एग्जाम फीस देते थे और अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब उम्मीदवारों को पैसे, समय, ऊर्जा तीनों की बचत होगी। सरकार को भी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित नहीं करानी पड़ेगी और इससे सरकार के खर्च में काफी कमी आएगी। ध्यान दीजिए, किसके खर्च में कमी आएगी? सरकार के खर्च में कमी आएगी। ऐसा नहीं है, जी हां, ऐसा नहीं है, आपके भी खर्चे में कमी आएगी। हमारे देश के संसाधन बचेंगे। हमारा देश का जो फालतू पैसा खर्च हो रहा था, फालतू हम एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, वो बचेगी, पैसा बचेगा। सबसे बड़ी बात, मेरे देश के जो युवा वर्ग हैं उनकी एनर्जी बचेगी, वो इधर उधर भटकने से बचेंगे। एक ही एग्जाम, 3 परीक्षा, फायदा ही फायदा। आ जाइए मैदान में, चलते हैं फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी? छोटी। ध्यान देंगे, भर्ती प्रक्रिया छोटी हो जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, रेलवे की परीक्षा, ओके, प्री दे दी, अब मेंस कब होगी? ठीक है, बीच में रिजल्ट कब आएगा प्री का, मेंस के लिए वेट कर रहे हैं। अब भैया ऐसा कुछ नहीं है, साल में 2 बार होगी सीईटी। कितनी बार होगी? 2 बार। ठीक है, तो रिजल्ट भी आएगा, जल्दी आएगा। ठीक है, उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे बात करते हैं। यह परीक्षा कई भाषाओं में होगी, जिससे देश के हर कोने में बैठे उम्मीदवार को चयन में बराबरी का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, अभी इन विभागों में भर्ती के लिए 18 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। अभी कितना टाइम लग जाता है? 18 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है, यानी लगभग 1.5 साल से ज्यादा। सोचिए, आपकी जिंदगी के 18 महीने, 1.5 साल क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, सोचे तो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। और क्या फायदा होगा? इस परीक्षा में मिले हुए स्कोर को, जी हां, स्कोर को
अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान दें, आपने सीईटी का एग्जाम दे दिया, इसमें जो स्कोर आपको मिला है उसको आप अगले 3 साल तक काम में ले सकते हैं। कितने साल तक? 3 साल तक काम में ले सकते हैं। उम्र की अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है। बहुत बड़ा फायदा आपके लिए। मान लीजिए उम्र तय कर दी 40 साल 45 साल, तो जब तक आप 40 या 45 जो कि हाईएस्ट एज दे दी, ये एज जो है मेरे ख्याल में कैटेगरी वाइज दी जाएगी, ओबीसी के लिए इतनी होगी, जनरल के लिए इतनी होगी, इस अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो ठीक है, तो जैसा कैटेगरी वाइज ये एज निर्धारित करी जाएगी, जो आपकी हाईएस्ट एज होगी उस एज तक पहुंचने से पहले पहले आप चाहे जितनी बार सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। और एक बार आपने जो स्कोर हासिल कर लिया है उसको आप 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें इंप्रूवमेंट भी बराबर कर सकते हैं। जो ज्यादा मार्क्स जिस एग्जाम में आएंगे उसी को मान्य किया जाएगा, कम वाले को मान्य नहीं किया जाएगा। यह भी इसमें प्रावधान है। तो इस स्कोर को केंद्र सरकार, ध्यान दें, इस स्कोर को केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र शासित प्रदेशों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ भी शेयर किए जाने की योजना है। यानी आगे चल करके जो सीईटी का स्कोर है, इस स्कोर के बलबूते आप राज्य सरकार, आप केंद्र सरकार की और अन्य एग्जाम्स, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके एग्जाम्स, और तो और जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी इस स्कोर का इस्तेमाल करते हैं, आपको जॉब्स जो ऑफर कर सकती है। तो फायदा ही फायदा है भाई, कमा लीजिए फायदा। और क्या फायदा हो सकता है? इससे महिला उम्मीदवारों को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। महिला उम्मीदवार, ठीक है, जो अनमैरिड है उनको भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, घर वालों को किसी को साथ में जाना पड़ता है। मैरिड होती है, ठीक है, जिनके बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके साथ पति भी जा रहा है या कोई और, उनको किसी को साथ जाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ स्टे करना पड़ता है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियाँ होती है। इन सब परेशानियों का से आपको निजात मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको हर जिले के ऊपर एग्जाम सेंटर अवेलेबल होने वाला, आपको दूर दराज की यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। फिर आगे देखिए और क्या फायदा होगा। इससे परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भी 5% तक घट सकती है, और ट्रेनों और बसों के जरिए परीक्षा केंद्र पर जाने वाले छात्रों की परेशानी कम हो जाएगी। इससे जुड़ी तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, ट्रेनें हैं, बसें हैं, फुल भरी जा रही है। गवर्नमेंट कहती है छतों में मत बैठो, लेकिन हाल आपने देखा होगा ट्रेन्स का न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, टीवीज पे देखा होगा, ट्रेन के ऊपर तक स्टूडेंट्स बैठे हुए खचाखच भरे पड़े हैं, ठीक है। कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं, कई बार ये स्टूडेंट्स लूटपाट भी कर देते हैं, ठीक है, और बेरोजगारी का आलम ऐसा होता है, ठीक है, मारपीट होती है, गुंडागर्दी होती है। तो इन सब से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब आपको लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है, और इससे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले वो भी थोड़े बहुत घट जाएंगे, ठीक है। और हर साल 2.5 से 3 करोड़, ध्यान दीजिए, 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स देते हैं। तो आपने मान लीजिए एक बार परीक्षा पास कर लिया, साल में 2 बार होती है, आपका 80% स्कोर आ गया, 90% स्कोर आपका आ गया, तो अगली बार आप देने क्यों जाओगे? आप सोचें 90% यार बहुत है, मेरे तो यार 95 आ गए, मेरे तो यार बहुत है यार, मैं क्यों जाऊंगा? ठीक है, तो वो भीड़ कम होगी ना। तो समझ गए आप इस बात को। तो इससे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 5वां सवाल अब यह है कि यह परीक्षा कहां आयोजित होगी, इस बात का जवाब यहां आपको मिलने जा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा, जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। इसके अलावा सरकार ने उन 117 जिलों को भी इसके लिए चुना है जिन्हें सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से विकसित करना चाहती है। 117 ऐसे जिले सरकार ने चिन्हित किए, आइडेंटिफाइड किए हैं, जहां जिनको पिछड़ा हुआ मान रही है, उनको उनका विकास करने के लिए उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, उन्हें डेवलप किया जाएगा इस हेतु, और वहां पर भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा 1000 जिले चूज किए गए, अर्थात प्रत्येक राज्य के हर जिला मुख्यालय पर यह परीक्षा आयोजित करी जाएगी। तो आपको ज्यादा दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अलावा सीईटी की परीक्षा इन जिलों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, और यह पूरी तरह से कंप्यूटराइज होगी। जी हां,
ऑनलाइन परीक्षा होगी तो कंप्यूटराइज होना ही है। अभी तक ये परीक्षाएं सिर्फ बड़े जिलों में आयोजित होती थी, लेकिन अब देश के छोटे जिलों के युवा भी इसमें हिस्सा ले पाएंगे। और आखिरी सवाल के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। आखिरी सवाल यह है कि इन परीक्षाओं का करिकुलम यानी पाठ्यक्रम कैसा होगा, यानी इनका सिलेबस कैसा होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं इनके सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनके सिलेबस की बात करेंगे तो इसका जवाब यह है कि सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा। जी हां, एक ही करिकुलम होगा, एक ही इनका सिलेबस होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 10वीं पास करने के बाद में सीईटी देने वाले उम्मीदवार से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल कॉमन सी बात है भैया, बहुत ही आसान सी बात है। लेकिन यदि अपन सिलेबस की बात करें तो ये जो पोर्शन है इसमें रीजनिंग जो है बिल्कुल होना ही होना है। मैथ्स जो है ये भी आपको मिलेगा। इनके अलावा करंट जीके जो है ये मिल सकता है। इनके अलावा आपको जनरल साइंस थोड़ा बहुत मिल सकता है। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी जो है ये आपको मिल सकता है। ठीक है, ये इसका सिलेबस रहने की संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अशोक जांगेड़, मैंने यहां पर अपना पूरा प्रयास किया है कि जो सीईटी और एनआरए ये दोनों क्या हैं, इनके बारे में आपके सवाल क्या हो सकते हैं, उन सवालों को मैंने सोचा और यहां पर सवालों के रूप में मैं उनको लेकर के आया और उनके संभावित जो तथ्यात्मक उत्तर जो थे, जो इस पॉलिसी के तहत दिए गए हैं, वो मैं आपके सामने लेकर के आया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये चैनल ये पसंद आया है तो मेरा जो चैनल है जिसका लिंक यहां दे रखा है, इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, कि बेसिकली अपना जो चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, जहां पर आप ग्रामर, जहां पर आप वोकैब, जहां पर लिटरेचर, जहां पर क्लास 10th, जहां पर क्लास 12 और अभी बहुत जल्द ही कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वहाँ पर बहुत सारा स्टफ जो है मिलने वाला है। इनके अलावा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये सारा स्टफ जो है वहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं क्वालिटेटिव जो स्टफ है वो उनके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश, और इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। बस इसके लिए मुझे सिर्फ आप लोगों की तरफ से प्रोत्साहन चाहिए, और प्रोत्साहन के रूप में मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, यदि ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपकी कुछ सवाल हैं कमेंट्स कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप ही का मैं साथी हूँ और आप ही की तरह आपका अशोक जांगेड़। थैंक यू।